Question number 46. 46 question number. Choose the correct word which best expresses the meaning of the underlined idiom. यहाँ पर हमने जो idiom दिया गया है इसका करेक्ट वर्ड चूज करना है. We should do away with the present examination system. ओके तो do away का मतलब क्या है? बेसिकली do away का मतलब होता है खत्म करना बेसिकली. ओके तो प्रोहिबिट नहीं आएगा, डिमोलिश नहीं आएगा, एक्सटेंड नहीं आएगा, दैट विल बी अबोलिश. ओके डू अवे मीन्स अबोलिश, मीनिंग रिमूव कंप्लीटली. इफ समथिंग विल रिमूव कंप्लीटली दैट इज अबोलिश, दैट इज डू अवे एज एन एडियम. ओके तो ये होगा. क्वेश्चन नंबर 47. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अंडरलाइंड इन द सेंटेंस. अब जो इडियम दिया गया उसका करेक्ट मीनिंग बताना है. यहाँ पर भी दोबारा, इफ समवन फाइट्स टूथ एंड नेल्स, व्हाट इज डूइंग? अगर कोई टूथ एंड नेल से फाइट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली टूथ एंड नेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एफर्ट लगाना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना. ओके सो ऑप्शन एक, फाइट फॉर सेविंग टूथ एंड नेल, रॉन्ग. नॉट फाइटिंग एट ऑल, रॉन्ग. यहाँ पे है सी, फाइट फेयरसली विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. ये बहुत ज़्यादा करीब है. ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ता के साथ. इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ. तो दैट इज फाइट फेयरसली विद ग्रेट डिटर्मिनेशन. दैट इज द करेक्ट आंसर. राइट. ओके 48. व्हाट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट आउट? पुट आउट का मतलब क्या है? क्या ये अवॉइड है, डिस्कंसर्टेड है, मेड है या गिव है? बेसिकली पुट आउट का मतलब होता है अपसेट या डिस्टर्ब्ड. ओके तो यहाँ पे अवॉइड नहीं, disconcerted, that is correct option. Okay so next 49. choose the correct meaning of the following idiom phrase. okay अब यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग समझना. अब बेसिकली ये वाला आयोग की ओर से गलत लिखा है. टू स्मेल अ कैट एक्चुअली होता है टू स्मेल अ रैट. टू स्मेल अ रैट ये होता है, कैट नहीं होता है. ओके दैट इज द मिसप्रिंट. कई बार ऐसा हो जाता है. ओके सो टू स्मेल अ रैट इसका मतलब क्या होता है? ओके तो देखते हैं. टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स ये होगा, या फिर बैड स्मेल होगा. बैड स्मेल नहीं होता. टू बी इन अ बैड मूड ये भी नहीं होता. टू कैट रैट ये भी नहीं होता. बेसिकली जब हम बात करें टू स्मेल रैट इसका मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, किसी चीज को गलत तरीके से हम सस्पेक्ट करना. तो बेस्ट आंसर है टू सस्पेक्ट फाउल मीनिंग. ठीक है. 50. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम. तो करेक्ट मीनिंग ढूंढना है इडियम का. इडियम है यूटोपियन आइडिया. यूटोपियन का मतलब ही होता है इमेजरी. ओके आइडिया तो समझते हैं आप. तो क्लासिकल आइडिया नो, बैड आइडिया नो, इमेजरी आइडिया यस, दैट इज करेक्ट. इमेजरी आइडिया. ओके सो यूटोपियन आइडिया का मतलब हो गया इमेजरी आइडिया. 51. रीअरेंज द जंबल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग. अब सेंटेंस का जंबल पार्ट दिया, उसको करेक्ट तरीके से हमने सेंटेंस को रीअरेंज करना है ताकि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल जाए. ओके तो सेंटेंस है, पी है द लिटिल गर्ल सेड दैट. क्यों है? फॉर द मदर टू लीव लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन. आर है इट वाज नॉट क्वाइट राइट. एंड ऐसे एंड गो टू वर्क. ओके ये अलग अलग जम्बल्ड सेंटेंसेस है. इन जम्बल्ड सेंटेंसेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा पॉसिबल सेंटेंस हो जो सबसे पहले आ रहा है. ओके तुम देखते हैं. द लिटिल गर्ल सेड दैट फॉर द मदर टू लीव लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन इट वाज नॉट क्वाइट राइट एंड गो ऑन वर्क. ओके तो सबसे पहले पॉसिबल स्टार्टिंग का सेंटेंस द लिटिल गर्ल सेड, पी द लिटिल गर्ल सेड दैट. ओके सेड दैट. अब उसके बाद क्या पॉसिबल है? इसके बाद है
for the mother to leave children on their own, ये सही नहीं। तो यहाँ पे it was not quite right. It was not quite right for whom? For the mother to leave children on their own and go to work. Okay, तो possible यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस को जब रीअरेंज करेंगे सबसे पहले पी आएगा। ओके, पी, देन आर, इट वाज नॉट क्वाइट राइट। ओके, देन क्यू, फॉर द मदर टू लीव द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क। तो देखते हैं सही आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। पी, ओके, पी आर क्यू एस, तो ये वाला सही आंसर है। ओके, सबसे सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये वाला पी आर क्यू एस, ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ओके, नाउ 52, rearrange the jumbled parts of the sentence to bring out the meaning। अब इनका मीनिंग निकालने के लिए जंबल सेंटेंसेस को दोबारा हम यहाँ पे करेक्टराइज करेंगे। ओके, ओके, पी है आई वॉच द एलिफेंट, क्यू ग्रास अगेंस्ट हिज नी आर बीटिंग इन ग्रांड मदरली ईयर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है सेंटेंस का ये देखेंगे। ओके, यहाँ पे आई वॉच द एलिफेंट, ओके, प्रिंसिपल क्लोज आ रहा है, आई वॉच द एलिफेंट। ओके, क्या करते हुए, आई वॉच द एलिफेंट। ओके, मैंने एलिफेंट को देखा, क्या कर देखा, बीटिंग, बीट करते हुए देखा, किसको, अ ग्रास अगेंस्ट नीज, अपने नीज के अगेंस्ट ग्रास को बीट करते हुए देखा। हाउ, इन ग्रांड मदरली ईयर। ओके, इन ग्रांड मदरली ईयर। तो हमारा जो पॉसिबल इसमें अरेंजमेंट होगा सेंटेंस का, सबसे पहले आएगा पी, देन आएगा आर, देन आएगा क्यू, देन आएगा एस। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पे है, पी है, आर है, क्यू है, एस है, ए। अगेन दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नाउ 53, अरेंज द सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अगेन इस सेंटेंस को अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका निकल जाए। ओके, सो इट इज 53। So the mother asked him to find work. Okay, they were very poor. He lived with his mother, but he refused to work. Okay, so यहाँ पे देखे सेंटेंस अगेन हमारे पास क्या है, अरेंज करना है। सबसे पहले so the mother asked him to find work. They were very poor. He lived with his mother. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि he lived with his mother, ये स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस का। ओके, he lived with his mother। ओके, अब उसके बाद देखते हैं हम they were very poor। he lived with, वो अपनी माँ के साथ रहता था। ओके, they were very poor, वो बहुत ही गरीब थे। तो सेकेंड वन दिस विल बी, ओके, they were very poor। सो उसके बाद सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क। ओके, तो पी वाला ये आ जाएगा। उसके बाद बट ही रिफ्यूज टू वर्क। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस हमारे बनेगा ही लिव्ड विद हिज मदर, दे वर वेरी पुअर, आर क्यू। ओके, एंड सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क बट ही रिफ्यूज टू वर्क। ओके, सो पहले he lived with his mother, r कहाँ पे, ये he lived with his mother। okay, and they were very poor। okay, q। okay, so the mother asked him to find work, p। okay, but he refused to work। it is correct arrangement of sentence। okay, next 54,
अगेन रीअरेंज द सेंटेंस टू मेक इट मीनिंगफुल। ओके, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए अगेन रीअरेंज करना सेंटेंस को। ओके, इनके करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस लिखना है। देर आर अबाउट 400 old bridges connecting the islands of Venice. Q. Venice is a strange city. R. The small islands are close to one another. S. There are no motor cars, no horses, and no buses here. ओके, तो इस सेंटेंस को हमें रीअरेंज करना है। तो ये सेंटेंस कैसे रीअरेंज होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मीन्स सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है ये देखने पड़ेगा। ओके, सो अब देर आर, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? बेसिकली इट इज अबाउट वेनिस, वेनिस के बारे में बात हो रही है। तो वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्या आएगा? वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। ओके, क्यों? वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। ओके, तो अब ये उसके बाद ये वेनिस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा। ओके, वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। अब यहाँ पे द स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, दिस इज एक्सप्लेनिंग। ओके, द स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, क्यू के बाद आर। ओके, ये एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, देर आर अबाउट 400 ओड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनिस। ओके, तो मोर एक्सप्लेनेशन उसके बाद। ओके, और उसके बाद फाइनली देर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो ब्रिजेस। तो इस तरह से करेक्ट जो हमारा सीक्वेंस बनेगा इसका, सबसे पहले आएगा वेनिस, दैट इज क्यू। वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने, द स्मॉल आइलैंड्स आर कनेक्ट, द स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, इसके बाद आर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं उसको मोर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। देर आर अबाउट 400 old bridges connecting the islands of Venice, तो P। फाइनल, देर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस, तो आर लास्ट में, सॉरी एस। ओके, क्यू आर पी एस, क्यू आर, क्यू आर पी एस, क्यू, नो, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें सब ऑप्शन गलत है। जैसे स्टार्ट इन्होंने ये वाला तो गलत है, द स्मॉल आइलैंड्स, फर्स्ट इज रॉन्ग। एस, यहाँ देर आर नो मोटर, ये वाला भी गलत है क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी नहीं है। क्यू, क्यू ठीक है, वेनिस, वेनिस इज स्ट्रेंज। पी, पी देर आर अबाउट 400 और आर, द स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू अनदर, एंड एस, देर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस। ये भी बहुत क्लोज है बट उतना करेक्ट नहीं है क्योंकि ये एक्सप्लेन करेक्ट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट दिस वन, पी आर क्यू एस, पी देर आर, ये रॉन्ग है। तो इस सभी में एक्चुअली ना ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। ओके, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, दैट इज क्यू आर पी एस, ये ऑप्शन सही है। ये काफ़ी क्लोज है। अगर ये ऑप्शन अगर देखें तो ये ऑप्शन भी, जैसे क्यू, वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। ओके, उसके बाद देर आर अबाउट 400 ओड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस, ठीक है, ये भी। फिर इसके बाद आर, द स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर। एस, देर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस, ठीक है। अब इसमें आ, ये वाला देखें तो ग्रामेटिकली तो एक सही है। ओके, तो ग्रामेटिकल अगर हम देखें तो ये सही है, बट अगर इसको हम लोग एक एक्सप्लेनेटरी तरीके से देखें तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है। अगर ये ऑप्शन इसमें नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं क्यू आर पी एस के लिए। एनीवेज, तो कई बार इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 55, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एरिमेटिक फ्रेज। ओके, तो ये जो एरिमेटिक फ्रेज है इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। मच अडू अबाउट नथिंग,
ओके, तो इसका मतलब होता है अननेसेसरी एग्जेजरेशन। ओके, अननेसेसरी एग्जेजरेशन, किसी चीज के बारे में अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत भी, अननेसेसरी अगर हम बढ़ा चढ़ा के बात करें, दैट इज unnecessary exaggeration. Okay, so much ado about nothing to make a noise, no. तो यहाँ पे a play by show, no. A serious talk, no. To make a fuss over small matters, ये करेक्ट आंसर है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास 56 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक इट मीनिंगफुल। ओके, इसको अगेन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। The early computers were huge and heavy. Q. It was only with the introduction of electronics that the computers really came of age. R. But computers were in use long before that, as they had several rotating shafts and ears, which almost always doomed them to slow operation. Okay, तो इसको आपने अरेंज करना है। ओके, तो एक प्रकार से लॉजिकल डेवलपमेंट के रूप में इसको रखना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन किससे हो रहा है। द अर्ली कंप्यूटर्स वर ह्यूज एंड हैवी। ओके, द अर्ली कंप्यूटर्स वर ह्यूज एंड हैवी, ये इंट्रोडक्टरी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इट वाज ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, नो, तुरंत ही नहीं करेंगे। ओके, ह्यूज एंड हैवी, बट the computers were in use long before that. Okay, P and R. Okay, and thereafter it was only with the introduction of the electronics that the computers really came of age. Third number P आ जाएगा। Okay, Q, and then they had several rotating shafts and ears which almost always doomed them to slow operation. Okay, सो लॉजिकल डेवलपमेंट के दृष्टि से देखें तो लॉजिकली करेक्ट देखें तो हमारा आएगा आर, सॉरी पी, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, फिर एस, यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट आएगा। ओके, नाउ 57, give the most appropriate meaning of the term subscription in context of letter writing. लेटर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हमने देना है। ओके, तो लेटर राइटिंग में अलग अलग पार्ट होते हैं। लेटर राइटिंग जो हम करते हैं तो अलग अलग पार्ट होता है। ओके, तो उसमें जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और सब्जेक्ट लिखते हैं और बॉडी होता है, फिर उसके बाद हम जिसको हम कर्टियस लिविंग बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से सब्सक्रिप्शन। ओके, तो बेसिकली इसको हम देखते हैं। तो गिव गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सक्रिप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कॉन्टेक्स्ट में हम सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है टू रिकमेंड, ये भी नहीं आता है, प्रिस्क्राइब ये भी नहीं आता है, प्रोहिबिट ये भी नहीं आता है, कोर्टियस लिविंग टेकिंग, लीव टेकिंग, कोर्टियस लीव टेकिंग। ओके, तो लीव टेकिंग, कोर्टियस लीव टेकिंग का मतलब होता है जहां पर आप लिखते हैं योर्स, एक सेकेंड, हाँ, जहां बेसिकली आप लिखते हैं योर्स फेथफुली, जहां पर आप क्या लिखते हैं योर्स फेथफुली, उसकी योर्स फेथफुली, फिर आप सिग्नेचर करते हैं, फिर आप नेम लिखते हैं, इसको बोलते हैं कोर्टियस लीव टेकिंग, दैट इज सब्सक्रिप्शन। राइट, ये आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ सॉल्यूटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में सैल्यूटेशन का क्या प्रयोग होता है। सैल्यूटेशन, ओके, तो बेंडिंग विथ रेस्पेक्ट ये भी नहीं होता है, सैल्यूट योर हायर ऑफिसर ये भी नहीं होता है, बिग
बिड गुड बाय ये भी नहीं होता। बेसिकली जहां पर आप लिखते हैं डियर सर या डियर मैडम, तो उसको बोलते हैं कोर्टियस ग्रीटिंग। ओके, दैट इज सॉल्यूटेशन। ओके, इसको ये हो जाएगा हमारा कोर्टियस ग्रीटिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिखना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली कोई बुक होती है, तो बुक के आखिर में उसके रेफरेंस के रूप में जब हम कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं बुक के एंड में, दैट इज अडेंडम। तो ये बेसिकली ये हो जाएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडेड टू स्पेशली अ बुक। तो ये एट द एंड ऑफ द बुक होता है ये बेसिकली। ओके, एंड 60 है गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? ओके, कंफॉर्मिटी ये नहीं होता, अथॉरिटी, जज, ये भी नहीं। ओके, एन अथॉरिटी दैट एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक अ लीगल डिसीजन। लीगल डिसीजन बनाने के लिए किसी को कोई अथॉरिटी या किसी को कोई अधिकार, दैट इज बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। ओके, जैसे हम बोलते हैं अंडर माई जुरिस्डिक्शन। ओके, 61 गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड लैप्स। लैप्स का मतलब क्या होता है? ओके, लैप्स। ओके, तो इसका मतलब दिखा बताना आपको, क्या ये लैप्स एरर है? ओके, या फिर राइज है, या क्या है? ठीक है, तो बेसिकली लैप्स का या इम्प्रूव है या हेजिटेट है, क्या है इसका मतलब? हेजिटेट नहीं आता है, इम्प्रूव नहीं आता है, राइज का मतलब नहीं आता है। लैप्स का मतलब होता है थोड़ा सा गैप। ओके, किसी चीज के बीच में गैप। यहाँ पे जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है वो एरर आएगा। ओके, एरर इज नियरेस्ट मीनिंग, तो यहाँ पे एरर हम लिखेंगे। मिस्टेक या थोड़ा सा स्लिप के सेंस में भी इसको रखते हैं। ओके, नाउ 62। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में रखना है। ओके, we rushed out of the stall. PQ, we helped the passengers to get out of the buses. R, we found the tourist bus which had just rammed into a tree. S, we were taking tea at the tea stall on the roadside. अब सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इसमें हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी वर टेकिंग टी एट द टी स्टॉल ऑन द रोड साइड। हम रोड साइड के टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। देयर आफ्टर व्हाट कुड बी? ओके, उसके बाद क्या हो सकता है? वी वी हेल्प, ये भी नहीं आएगा। वी फाउंड द ट्रूथ, उसके बाद सबसे अप्रोप्रिएट है वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल। ओके, हम टी स्टॉल से बाहर गए। ओके, सो यहाँ पे एस फिर पी, एंड देन व्हाट एक्चुअली वी डिड, वी फाउंड, हमको क्या मिला? हमने देखा, वी फाउंड द टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू अ सिटी, इनटू अ ट्री। हमने टूरिस्ट बस को ट्री के अगेंस्ट रैम होते हुए या फिर उसके अगेंस्ट हिट होते एक्सीडेंट के रूप में देखा। ओके, एंड देन व्हाट एक्चुअली वी डिड, वी हेल्प्ड द पैसेंजर टू गेट आउट ऑफ द, हमने पैसेंजर को बाहर आने में उनकी मदद की। तो सबसे पहले क्या आएगा? एस। ओके, फिर उस सेकंड में आ रहा है पी, फिर आ रहा है आर, फिर आ रहा है क्यू। ओके, क्यू। तो यहाँ देखिए एस कहाँ पे है? एस एक ये है, एस क्यू है, एस क्यू वी हेल्प नो। सबसे पहले देखेंगे तब हेल्प करेंगे, ये रॉन्ग है। और दूसरा एस वाला, एस आर, एस एस, ठीक है।
We found the tourist bus which had just jumped into the tree. We had no we अब यहाँ पे सबसे करीबी मीनिंग तो ये लग रहा है we were taking tea, ठीक है, और we found the tourist bus which had just rammed into a tree. Okay, we rushed. Okay, यहाँ पे we rushed out of the tree and क्यों, ये भी हो सकता है बट ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। अगेन ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन चूंकि आयोग ने दिया है तो आपको इसको मानना पड़ेगा, लेकिन बट करेक्ट जो आंसर होगा इसका SPRQ, ये करेक्ट होगा। ओके, सबसे पहले आपने ये देखा, फिर आप बाहर आए। ओके, आपने देखा, बाहर आए तो आपने क्या देखा, वी फाउंड, आपको मिला, बाहर आए तो आपने क्या क्या देखा, आपने ये देखा, फिर आपने क्या किया, उनकी हेल्प की। ओके, तो बेसिकली SPRQ, दैट इज करेक्ट। बट चूंकि आयोग ने ये दिया तो इसको आप लगा सकते हैं, सबसे नजदीक ये बनता है, बट करेक्ट ये है, ये करेक्ट नहीं है। एनीवेज, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास से रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 63 से 72 तक क्वेश्चंस इसमें है। बेसिकली ये एक आंसर पैसेज दिया गया, इन पैसेज को दो तरीके हैं, या तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो सीधी सीधी इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके बेस से जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो सीधे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और उस पर बेस्ड आंसर आप आंसर पैसेज से फाइंड आउट कर लीजिए। दो तरीके हैं। एनीवेज, बेसिकली हम जानते हैं एग्जामिनेशन में टाइम हमारे पास कम होता है, तो आप जस्ट एक प्रकार से अगर रीडिंग मानना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सीधे क्वेश्चन देख लीजिए। कस्टम एंड सेरेमनीज, यहाँ पे एक वर्ड आया है, कस्टम एंड सेरेमनीज मीन्स। ओके, तो कस्टम एंड सेरेमनीज का मतलब क्या है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से कस्टम एंड सेरेमनी का मतलब क्या है। फेयर एंड फेस्टिवल्स, usual practices and religious rites, habits and traditions, superstitions and formalities। तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको जो कस्टम्स एंड सेरेमनीज है ये आपको अनसन पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो कस्टम्स एंड सेरेमनी जब आप अनसन पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड कहीं ना कहीं आया, ये है कस्टम्स एंड सेरेमनीज। ओके, to protect the rights of communities and castes to carry out their customs and ceremonies। customs and ceremonies, ठीक है, कस्टम्स एंड सेरेमनीज का मतलब क्या है ये आपको बताता। बेसिकली कस्टम्स एंड सेरेमनीज को ट्रेडिशंस बोलते हैं। ओके, तो ट्रेडिशंस ये होते हैं जो हमारे ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है या हमारे जो रिचुअल्स हैं या रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं। तो सबसे करीब इसमें फेयर एंड फेस्टिवल नहीं आ रहा, हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस नहीं आ रहे, ठीक है, हैबिट्स में ये भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली सुपरस्टिशंस एंड फॉर्मेलिटीज ये भी नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा करीब आ रहा है ये हमारे कस्टम का मतलब ही बेसिकली ट्रेडिशन होता है। ओके, यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड राइट रिलीजियस राइट्स, ये ज्यादा करीब, कस्टम से ट्रेडिशंस, कस्टम सेरेमनीज, यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस राइट्स, ये ज्यादा करीब लगता है, तो ये आंसर ये है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is not indicated implied in the passage। पैसेज में इनमें से क्या इंडिकेट नहीं है या फिर इनमें से क्या सेंस पैसेज में नहीं आया है, बेसिकली क्या इम्प्लाइड नहीं है। ओके, तो इसके लिए लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रेस्पेक्ट इट, ये है। ओके, अगर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो इसका सेंस लॉज, बेसिकली लॉ के बारे में बात हो रही है। ओके, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इट इज टू दैट इट इज द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन abnormal times and but in normal times। ओके, there is another force that compels citizens to obey the laws and to act with due regard to rights of others। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रेस्पेक्ट इट, ये तो है ही। सेकंड वाला इसमें जो ऑप्शन है, द फोर्सेस ऑफ लॉ हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इररिस्पॉन्सिबल सिटीजंस इनटू रिस्पॉन्सिबल वंस। अगर इसको पढ़ेंगे तो जो इररिस्पॉन्सिबल सिटीजंस हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए या फिर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए लॉज यूज किए जाते हैं। बेसिकली अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो ये आपको सेंस इसमें
मिल जाएगा। सिमिलरली अ क्रिमिनल इज डिफर्ड फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, तो ये सेंस भी मिल जाएगा अगर आप ये पैसेज पढ़ेंगे कि किसी भी क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकना, ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है law ensured people's religious and social rights absolutely and unconditionally। ओके, तो इस पैसेज में यहां पे एक है लॉज इंश्योर्ड पीपुल्स राइट्स, पीपुल्स के राइट्स को लॉ इंश्योर करता है। ओके, एंड सोशल राइट्स को इंश्योर करता है एब्सोल्युटली पूरी तरह से, एंड अनकंडीशनल ना किसी शर्त के, बेसिकली अनकंडीशनल नहीं होता है, कुछ शर्तों के साथ होता है, कुछ कंडीशन। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये क्या पाते हैं कि अनकंडीशनल का मतलब हो कि ठीक है कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन लगी है। ओके, अगर आपको आपको आपके आपको अपने सोशल राइट्स का या रिलीजियस राइट्स का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप दूसरों के, दूसरे समुदाय के, दूसरे रिलीजन के राइट्स को आप हर्ट नहीं करते, ये कंडीशन लगी। तो अनकंडीशनल यहाँ पे लगा है तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे डी वाला सेंस नहीं आता है, तो ये सेंस इसमें पैसेज में इम्प्लाइड या इंडिकेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी। ओके, सिमिलरली हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। ठीक है, इनमें से पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, तो ए है टू मेंटेन पीस इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, okay, to protect the privileges of citizens, to check violent activities of citizens, to ensure peace among citizens। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टू मेंटेन पीस इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का मतलब बेसिकली होता है जब कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर का कोई इश्यू हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में कौन काम करता है? दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, वो पुलिस का काम नहीं है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्मी, यहाँ पे आर्मी का रोल आता है। तो ये बाकी जो ये है तीन, ये पुलिस का है, ओके, और ये वाला ये आर्मी का, ये पैसेज में आया है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 65 का। ओके, 65 का ए। ओके, नाउ 66, क्वेश्चन नंबर 66, 65 में कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थ्रस्ट ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का मेन थ्रस्ट क्या है? ओके, मेन थ्रस्ट मीन्स मेन आइडिया क्या है? थ्रस्ट इन हियर मीन्स आइडिया। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? ओके, तो पैसेज क्या, इट डील्स विद इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्मी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये है, या फिर इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ पुलिस, या फिर इट डिस्कसेस द रोल ऑफ आर्मी एंड द पुलिस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ओके, ये है, या फिर इट पॉइंट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर एंड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। ओके, तो बेसिकली अगर हम पैसेज को देखते हैं तो पैसेज में दो लोगों का जिक्र हुआ है, आर्मी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर अब नॉर्मल टाइम्स, यानी कि जो आपका नीचे एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स, ओके, and there is enough for that Congress is to obey the laws of we do regard to the reports of the first implement of the laws and the practical properties of the body was ready to protect to ensure the they made to secure property to carry that to do not conflict with the other. Now the good citizens take care of the okay, but bad citizens are only treated with the supreme control of the law is in the hands of the ministry, who is responsible to the state assembly and acts according to general of the police। तो इसको अगर हम जानते हैं तो यहाँ पे दो लोगों का जिक्र होता है, एक तो आर्मी और दूसरा पुलिस का। ओके, तो हियर इज द रोल ऑफ
आर्मी एंड पुलिस। मेन आइडिया यही है कि ये क्या पॉइंट आउट करता है, इट discusses the roles of army and the police in different circumstances. ओके, तो ये सी वाला आंसर सही है। ओके, 67 क्वेश्चन नंबर, चूज द appropriate meaning of the following sentences. appropriate meaning निकालना है। They are made to secure the property of citizens against theft and damage. Okay, 67. Okay, तो they are made to secure the property of citizens against theft and damage। तो उसका मतलब क्या है, वो क्या करते हैं, दे आर मेड टू सिक्योर, वो हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं। ओके, अगर कभी डैमेज या फिर थैफ्ट की स्थिति हो, थैफ्ट की चोरी या डैमेज की स्थिति होती है, तो हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, safeguard people's possessions against being stolen or lost, या फिर help in recovering a stolen property, या assist the people whose property is stolen, या initiate process against offenders of law। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो करीबी मीनिंग है, सेफ गार्ड पीपुल्स पोजेशंस अगेंस्ट बीइंग स्टोलन और लॉस्ट। डैमेज, लॉस्ट का सेंस हुआ स्टोलन, थेफ्ट स्टोलन। ठीक है, तो ये ए वाला आंसर करेक्ट है। Now 60, which is the opposite of the word restaurant। रेस्टोरेंट का अपोजिट क्या होता है, अब सबसे पहले जानना है कि रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है। रेस्टोरेंट का मतलब होता है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। ओके, रेस्टोरेंट का मतलब होता है कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल का अपोजिट क्या होगा, ओके, कंट्रोल का अपोजिट क्या होगा, प्रमोटेड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज्ड। ओके, जैसे स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे या कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल का मतलब रोक देना या फिर रेस्ट, कुछ समय के लिए एक सस्पेंड कर देना। ओके, और एक्सेलरेट का मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना। तो इसका सीधे अपोजिट हो जाएगा सी। ओके, रेस्टोरेंट का अपोजिट एक्सेलरेटेड। ओके, now question number 69, which is the common noun of personal। ओके, तो पर्सनल का कॉमन नाउन क्या होगा, विच इज द कॉमन नाउन ऑफ पर्सनल। ओके, क्या होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में आप जानते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे हमारे पास जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में आता है किसी का नेम बेसिकली। ओके, और कॉमन नाउन में आता है जिसका वो नेम होता है, बॉय होगा, गर्ल होगा, ओके, या फिर कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगा, तो दैट इज कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा बुक, बुक एक कॉमन नाउन, अगर मैंने बुक को लिख दिया वेयर गॉड्स ड्वेल, या फिर ग्रामर बुक लिख दिया, तो ग्रामर वर्ड कॉमन नाउन हो जाएगा। या फिर इजी ग्रामर वर्ड, इजी ग्रामर नेम दे दिया, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। और जो बुक है, बुक एक प्रकार से कॉमन नाउन। इसी तरह से पर्सनल का जो कॉमन नाउन होगा वो होगा पर्सन, राइट। ये किसका कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बेस नाउन है, पर्सन ये बेस नाउन। ओके, नेक्स्ट, विच इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड गुड। गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक है, गुड मोर गुड होगा, ये मच गुड होगा, ये बेटर होगा, बेस्ट। सिंपल है, ये है आपका बेटर। ओके, गुड बेटर बेस्ट, ये होता है, 3 डिग्री होती ना। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन इज नॉट द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड फियर। फियर का एडजेक्टिव नहीं है इनमें से। ओके, तो फियर एडजेक्टिव, फियरफुल एडजेक्टिव है, फियरसम भी एडजेक्टिव है, ओके, फियरलेस भी एडजेक्टिव है। ओके, हालांकि अफ्रेड एडजेक्टिव तो है, बट ये फियर से डिलीवर नहीं होता है। ओके, देखिए
fearful, fearsome, fearless, ये सब fear के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन afraid हालांकि adjective है, but ये fear का adjective नहीं है, तो सबसे close में afraid है. Okay, that is the best answer. Okay, next है हमारा give the suitable title for the passage. Passage का suitable title क्या होगा? Okay, द फंक्शंस ऑफ पुलिस, केवल पुलिस की बात नहीं हो रही, आर्मी की भी बात हो रही है, तो रॉन्ग है. द फंक्शंस ऑफ आर्मी, केवल आर्मी की बात नहीं, पुलिस की बात भी हो रही है. ओके, द लॉज एंड पीपुल्स राइट्स, लॉज एंड पीपुल्स राइट्स, ठीक है. और उसके फियर ऑफ द लॉज एंड सिटीजन सिक्योरिटी, फियर ऑफ, ये तो बिल्कुल नहीं है, फियर ऑफ द लॉज, कानून का भय, एंड सिटीजन सिक्योरिटी, सिटीजन की सिक्योरिटी के बारे में, ये नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस जो पैसेज में इंडिकेट हुआ है वो है लॉज एंड पीपुल्स राइट्स. ठीक है, तो लॉज एंड पीपुल्स राइट, ये कानून और लोगों के अधिकार, ये सबसे ज्यादा करीबी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. ओके, और यही करेक्ट आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 82 तक पैसेज हैं, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, इसको देखते हैं. मैंने आपको बताया था पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप इसको पढ़ के सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए अब इसको देख लेते हैं. It is often argued that war has given a great incentive to scientific advancement, particularly in the sphere of medicine. Necessity is said to be the mother of invention. Important line को हम underline कर लेंगे. And war creates not only necessity but urgency. There exist bombers. If there exist bombers, there must be invented anti-craft guns. The production of an invulnerable tank must lead to the discovery of a mightier explosive to smash it. Large-scale use will rapidly consume and exhaust natural resources. This has led to the manufacture of synthetic products. Synthetic yarns are today more popular than natural cotton and silk. For want of external food supplies during war, want means होता है कमी. During war, some countries are faced with the threat of starvation. This had led them to make efforts to attain self-sufficiency in food. They try to raise the productivity of soil by controlling land temperature, by using scientifically prepared fertilizers, by speeding up the maturing process. A large number of soldiers used to be fatally wounded in war. Their wounds would soon turn septic and would painfully creep to rash deaths. Though war stimulates scientific progress, it would be wrong to think that for war there would have been no progress at all. War creates urgency, but it also creates insecurity, and nothing very creative can be achieved when a scientist's mind is not at peace with himself. If the scientists had been given peace and the requisites to facilitate work, their achievements would have been more miraculous, more laudable. तो इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, क्या देख रहे हैं, वॉर क्यों हो रहा है, कॉज ऑफ वॉर. ओके, एंड वॉर अगर होता है तो साइंटिफिक एडवांसमेंट वॉर से होता है. और साइंटिफिक एडवांसमेंट जब होते पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इस पर कहते हैं मेडिसिन. ओके, तो नेसेसिटी इज टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. अगर घाव नहीं होगा, वुंड नहीं होगा, तो मेडिसिन कैसे बनेगा. अगर सोल्जर्स अगर घायल नहीं हैं तो कैसे मेडिसिन बनेगा, यानी कि कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा इस फील्ड में. तो इस तरह से हमने एक मोटा मोटा इसको देखने की कोशिश की है. और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रकार से कि वॉर अगर हो रहा है तो पीस भी ज़रूरी है. पीस खासकर साइंटिस्ट्स के लिए. अगर साइंटिस्ट का दिमाग पीसफुल नहीं है तो उस केस में
एडवांसमेंट किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल रेज्ड? इनकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसे रेज की जा सकती है? ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कुछ दिया था। टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल बाय कंट्रोलिंग लैंड टेम्परेचर, बाय यूजिंग साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर्स, बाय स्पीडिंग अप द मैच्योरिंग प्रोसेस, ये सब दिया हुआ। तो हम देखते हैं इसमें है नहीं है, कैसे रेज किया जाता है? बाय कंट्रोलिंग लैंड टेम्परेचर, ये भी है। ओके, बाय साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर, ये भी है। बाय स्पीडिंग अप द मैच्योरिंग प्रोसेस, ये भी है। बाय ऑल मीन्स, ऑल ऑफ दीज, सब इन सब के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये है। Which the synonym of word attain? Attain का सिनोनिम क्या है? Attain का मतलब क्या होता है? Attain का मतलब होता है इनकी अचीव, प्राप्त करना। तो प्राप्त करना क्या है? लॉस नहीं है, मिस नहीं है, प्रोड्यूस नहीं है, दैट इज गेन। गेन वर्ड आएगा, प्राप्त करना। Fill in the blanks with appropriate word in the following sentence. Following sentence में appropriate word भरना है। For want of external food supplies during war, some countries are faced with। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, want का मतलब कमी बताया था। ओके, अंडरलाइन किया था। For want of external food supplies during war, some countries are faced with the threat of starvation। ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। ओके, देखते हैं इसमें वो है या नहीं है। ओके, For want of external food supplies during war, some countries are faced with किससे? हंगर, मनी, स्टावेशन, पोवर्टी। तो वर्ड इसमें क्या आया? इसमें आया वर्ड स्टावेशन। तो स्टावेशन इज करेक्ट आंसर। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ साइंस? तो 76, साइंस का इनमें से इन्वेंशन क्या नहीं है? मेडिसिन इन्वेंशन ऑफ साइंस, bombs invention of science, anti-craft invention of, mental peace, it is not an invention of science। okay, mental peace in science का invention नहीं है। 77, who is most wounded in war? war में सबसे ज्यादा घायल कौन होता है? birds, animals, soldiers या trees? obviously soldiers। okay, 78, which is most okay, 77 हो गया, 76 हो गया। 78, which is the correct noun of the word consume? consume का correct noun क्या है? ओके, करेक्ट, क्या कंज्यूमशन है, कंज्यूम्ड है, इनकंज्यूमर है या अनकंज्यूम्ड है? रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, कंज्यूम्ड पास्ट पार्टिसिपल है, तो हमारा करेक्ट है कंज्यूमशन। ओके, विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ फैटली? फैटली का एडजेक्टिव इनमें से क्या है? ओके, फैटली का एडजेक्टिव, एक्चुअली फैटली का एडजेक्टिव जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा फैटली क्या है। फैटली एडवर्ब है। ओके, एडवर्ब है और इसका एडजेक्टिव फैटल होता है, फैटल। ओके, बाय फैक्चुअली ये नहीं। ठीक है, फैटल एडजेक्टिव है एंड फैटली एडवर्ब है। चूज द मैसेज ऑफ द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शंस। तो पैसेज का मैसेज क्या है? ओके, इसका ऑप्शन, वॉर मस्ट बी स्टॉप्ड अदरवाइज इट वुड ब्रिंग unbearable suffering, pain and diseases along destruction and devastation on the land। क्या ये है? या फिर science is must for advancement and progress of a country, but it must not be given priority to peace of mind। ये क्या है? या फिर साइंस एंड वॉर मस्ट गो हैंड इन हैंड फॉर एडवांसमेंट नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। या ये है, यह पीस ऑफ माइंड इज वेरी इसेंशियल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो बेसिकली आपने एक लाइन इसमें देखी थी कि अगर साइंटिस्ट्स एट पीस नहीं है, ओके, विद देयर माइंड, ओके, उनका माइंड अगर पीसफुल नहीं है तो उस केस में वो कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज द करेक्ट आंसर। Peace of mind is very essential for scientific researches। Okay, so peace is important। Okay, peace important over war। Okay, तो ये D correct answer है। Okay, now 82,
चूज द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो टाइटल ऑफ अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है पैसेज का? क्या साइंस एंड वॉर है, या वॉर एंड पीस है, साइंस एंड प्रोग्रेस है, डिजास्टर्स ऑफ वॉर है, ये भी नहीं है, वॉर एंड पीस बेसिकली ये भी नहीं आ रहा, साइंस एंड वॉर के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये साइंस एंड वॉर अप्रोप्रिएट इसका टाइटल है, साइंस एंड वॉर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 83, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, change the sentence into indirect speech and pick out the correct option। correct option change आपने pick out करना है। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो बेसिकली जब इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये प्रकार से इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव होता है सेड टू को आस्क्ड में चेंज जाते हैं, ही आस्क्ड यानी कि पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट लगेगा जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है यू। अब यू सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा आई। ओके, आर है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है कब, जब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तो यहाँ पे वो आ जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, ही आस्क्ड, यहाँ पे मी रहेगा, ही आस्क्ड मी। ओके, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। देखते हैं सही आंसर का कौन सा है। ही आस्क्ड टू मी, रॉन्ग है ये। ही आस्क्ड मी, रॉन्ग है ये। ही सेड टू मी व्हाट आई वाज, ये रॉन्ग है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, डी का डी वाला आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन इनडायरेक्ट स्पीच आया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ही सेड प्लीज पे एट द डेस्क। ही सेड, अब यहाँ पे सेड है लेकिन प्लीज भी लगा है। जब प्लीज लगा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं और उसके बाद इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यानी कि ये बन जाएगा बेसिकली ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज को रिक्वेस्ट में चेंज किया टू पे एट द डेस्क, एट द डेस्क। तो ये देखते हैं कौन सा कहाँ पर आ रहा है। ही रिक्वेस्टेड टू पे एट द डेस्क, ये देखिए इनडायरेक्ट करेक्ट चूज करना आपने। ही सेड प्लीज पे एट द डेस्क, ही रिक्वेस्टेड टू पे एट द डेस्क। ओके, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये इनकरेक्ट है, ही वॉज पेइंग रॉन्ग है, ही सेड दैट वुड ही शुड पे एट द डेस्क रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो 84 का ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, which is the correct indirect speech of the following sentence। करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच अगेन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच इनमें से कौन सा है। ओके, ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, डोंट वॉक ऑन द आइस। रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जो कुछ कहा जाता है, whatever is said, whatever is said, that is reported speech। and reporting speech
सब्जेक्ट कोई बात करता है तो दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो दिस पार्ट इज रिपोर्टिंग स्पीच, दिस पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें सेंटेंस है, ही से डोंट वॉक ऑन दी आइस, उसने कहा कि आइस पे मत चलो। तो यहाँ पे सीधे नेगेटिव का यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस का सेंस आ रहा है। ओके, तो ही आस्क्ड मी टू वॉक ऑन दी आइस, नो ये भी करेक्ट नहीं है। ही सेड वॉक ऑन दी आइस, रॉन्ग। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वॉक ऑन दी आइस, यहाँ पे एडवाइस का सेंस आ रहा है तो एडवाइस तो आएगा, सेड को एडवाइस में कन्वर्ट करेंगे, ही एडवाइज्ड मी, ओके, नॉट टू वॉक ऑन दी आइस। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे मी नहीं है, सेड टू मी नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम मी लगा रहे हैं तब भी चल जाएगा। वैसे अगर नहीं लगाएंगे, ही एडवाइज नॉट टू वॉक ऑन दी आइस, ओके, तब भी चल जाएगा। बट यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में मी दिया है तो आप यहाँ पे इसको करेक्टली समझ सकते हैं। ही एडवाइज मी नॉट टू वॉक, अब डोंट को यानी कि मत चलो आइस पे, इसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे और वॉक से पहले इन्फिनेटिव लगा देंगे यहाँ पे। ओके, ही एडवाइज मी नॉट टू वॉक ऑन दी आइस। ओके, इट इज करेक्ट, ही सेड लेट अस, रॉन्ग है। इट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन इन इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आया है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, टीचर ने कहा कि अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट एक चीज देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ जो हमेशा ही कायम रहता है। ओके, तो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का रिपोर्टेड स्पीच कभी भी चेंज नहीं होता, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में क्यों ना हो। ओके, तो देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन वन, द टीचर सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड, रॉन्ग है। द टीचर सेड दैट द अर्थ विल गो राउंड द सन, ये भी रॉन्ग है। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, दोनों का मतलब सेम है और यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल यह ऑप्शन सही है, सी। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही। द टीचर सेड दैट द अर्थ वुड गो, ये रॉन्ग। 87, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है आपने। ओके, तो ये है, इफ आई विल टेक इट आई शैल बाय इट। ओके, इफ आई विल लाइक इट आई शैल बाय। जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, अगर वो कंडीशन सेंटेंस है तो उस केस में हमारे पास दो क्लॉज होता है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बेसिकली ये फ्री क्लॉज है, जो भी फ्री क्लॉज होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब क्योंकि आई शैल बाय हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इफ़ आई विल लाइक, इसकी ज़रूरत नहीं है। बट इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी ज़रूरत है, यानी कि इफ़ आई डॉट डॉट, इसको कंप्लीट करने के लिए आई शैल बाय इट की ज़रूरत है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो जब फ्यूचर का इंडिकेशन होता है तो उस केस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में या फिर सॉरी फ्यूचर में ही नहीं रखते, दोनों क्लॉज को फ्यूचर में नहीं रखते हैं। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में रखते हैं। ओके, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। इफ आई लाइक्ड, ये पास्ट में है, ये रॉन्ग है, ए वाला रॉन्ग है। इफ आई लाइक इट आई शैल बाय इट, ये भी देख लीजिए। इफ आई वुड लाइक इट, ये रॉन्ग है। इफ आई शैल लाइक इट, ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो दोनों फ्यूचर, ये फ्यूचर का पास्ट फॉर्म है और ये भी फ्यूचर है। ओके, तो ये तीन ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। ओके, क्यों? इफ आई लाइक इट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में रखते हैं।
ओके। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर में ही रहेगा हमेशा। ये आई शैल बाई इट, इफ आई लाइक इट आई शैल बाय, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं इसे खरीद लूंगा। जब ये सब सेंस आता है, आएगा मैं कर लूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, इस तरह से सेंस जब भी आता है तो उस केस में प्रिंसिपल क्लॉज तो फ्यूचर में हैगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, हमने सेंटेंस को करेक्ट करना है अगेन। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर यू विल फेल। ओके, अब यहाँ पे अनलेस का यूज हुआ है। ओके, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्डर यू विल फेल, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो जब भी अनलेस आता है, अनलेस अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव होता है। अनलेस के साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अनलेस के साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। और बाकी ये वाला यू विल फेल, ये तो सही है, ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये भी एक प्रकार से आपका कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। ओके, एक सेंटेंस मैंने आपको कहा था कि अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं, इसको देख लीजिए। और दूसरा, अनलेस यू विल वर्क, ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वाला जो क्लॉज होता है, जिस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसी तरह से ये भी है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में नहीं रहता है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा फ्यूचर में रहेगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि फ्री है, यू विल फेल। ठीक है, इसके बिना ये काम कर सकता है, बट ये इसके बिना काम नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर, ये भी रॉन्ग है। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट फेल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये सेंस चेंज हो रहा है। यू विल, क्योंकि हमको यहाँ पे विल नॉट फेल का यूज नहीं करना, क्योंकि दोनों तो इसका पूरा सेंस है अलग। जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तक आप, यू विल नॉट फेल, तब तक आप फेल नहीं होगे, ऐसा नहीं है। ओके, ये सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे डबल नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा है अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, आप असफल हो जाओ। ओके, तो ये करेक्ट आंसर हमारा है अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 89, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। इनडायरेक्ट स्पीच से काफ़ी सेंटेंसेस आ रहे हैं, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से रिलेटेड सेंटेंसेस, तो इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, सो एनीवेज, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई ड्रॉप्ड इट व्हाइल आई वाज रनिंग। ओके, तो इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड, अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। ओके, तो सेड पास्ट में है। अब देखते हैं इस सेंस को कौन कंप्लीट करता है। ए है, ही सेड दैट ही वाज ड्रॉप्ड, ये रॉन्ग है। बी, ही सेड दैट इट वाज ड्रॉप्ड, it while, wrong है। he said that he had dropped it while he was running। ओके, इसको देख लीजिए, he said he was dropped, ये wrong। तो हमारा सी ऑप्शन, he said that he had dropped it while he was running, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। he had, पास्ट सब्जेक्ट, had वर्ब विद थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। 89 का ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल भरना है आपने ब्लैंक में। ओके, आई डैश गो इफ आई वर यू। अब ये इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी
कंडीशन। जब भी इमेजिनरी कंडीशन आती है तो उस केस में, जैसे इफ आई वर, काश आपकी जगह मैं होता तो मैं ये कर लेता, तो इस केस में एक चीज देखेंगे आप कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इफ से जो भी स्टार्ट होती है, इसको वर्ड से भी स्टार्ट करते हैं, वर्ड से भी स्टार्ट करते हैं, हेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, एनीवेज, तो इफ आई वर यू, तो यहाँ आई के साथ वर आई, इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सब, प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज होता है। ओके, अब वुड नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है ये, तो इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह मैं होता तो मैं वहां नहीं जाता, ये सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे वुड नॉट आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इमेजिनरी कंडीशन में वुड का यूज होगा प्रिंसिपल क्लॉज में। ओके, इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो, तो माइट नॉट ये भी नहीं आएगा, शुड नॉट नहीं आएगा, कैन नॉट, ये वुड नॉट आएगा। ओके, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू करेक्ट टेंस। ओके, अब करेक्ट वर्ब को यूज करना है करेक्ट टेंस के रूप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। अब ये इफ ही हैड नोन दैट द रिवर वाज डेंजरस ही नॉट ट्राई टू स्विम अक्रॉस, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशन है। इमेजिनरी कंडीशन में जब भी सब्जेक्ट आई मीन सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही हैड आता है या हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उस केस में वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगा। ओके, अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वुड नॉट हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, वुड नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब इसमें देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। वुड नॉट ट्राई, ये रॉन्ग होगा, माइट नहीं आएगा, वुड हैव ट्राइड, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट ऑप्शन वुड नॉट हैव ट्राइड, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरी काफ़ी रूल्स है इसके, इसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ब्लैंक में भरना है। द स्टीमर, 92 वाला, द स्टीमर डैश है यस्टरडे। ओके, अब यस्टरडे है तो पास टाइम में है। ओके, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सीधे ये यस्टरडे दिखा रहा है, कोई टाइम नहीं है, तो इसमें इसको हम सिंपल पास्ट में देखते हैं। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ओके, कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ओके, लेकिन वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ हैड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देख रहे हैं, उसके करीब है। तो सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेल्ड, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है हेड, हेड सेल्ड, ये थर्ड फॉर्म है। ओके, अब इसको हम फर्स्ट सेकंड फॉर्म मानेंगे क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सेल्ड यूज होगा, आई सेल्ड। ओके, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। I had done my exercise when hurry. ओके, अब ये है past perfect tense, past perfect tense, past perfect tense का सेंटेंस है। ओके, if I had done my exercise, ओके, when hurry, जब हरी आया, जब हरी मुझसे मिलने के लिए आया तब मैं अपना होमवर्क कर चुका था। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ये अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी ऑब्जेक्ट आएगा, और जो काम बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आएगी। ओके, तो कम फर्स्ट फॉर्म में कम्स फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस लगा है, एस लगा है बेसिकली। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड कम, यहाँ पे नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन केम। ओके, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी। ठीक है, जब हरी मुझसे मिलने के लिए आया तब मैं अपना होमवर्क या फिर आई मीन मैं अपना एक्सरसाइज कर चुका था। ओके, अब फिर 94, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपने करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, आई शैल नॉट गो देयर अंटिल यू डू नॉट कम। मैंने आपको बताया था पहले अनलेस, अनलेस के बारे में बताया था। अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, अंटिल भी, अंटिल, अंटिल भी अपने आप में नेगेटिव होता है। ओके, अंटिल भी अपने आप में नेगेटिव होता है। तो आई शैल नॉट गो देयर अंटिल यू डू नॉट, तो ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लगा है, ये नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं आई शैल नॉट गो देयर अंटिल यू कम। ओके, तो अंटिल के साथ डू नॉट या नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव होता है, नहीं आएगा। ओके, तो ये अपने आप में नेगेटिव होता है। डबल नेगेशन कभी भी नहीं आता है, डबल डबल नेगेटिव सेंटेंस या फिर ऑलरेडी अगर उसमें नॉट है तो दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं है, तो उसको एक प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना देते हैं। ठीक है, जबकि अनटिल या फिर अनलेस टिल नॉट को शो करता है। ओके, आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा अंटिल यू कम हियर, जब तक कि आप यहाँ नहीं आते। अंटिल का मतलब या अनलेस का मतलब जब तक होता है। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आई शैल नॉट, आई शैल ये ऑलरेडी शैल गोइंग, ये अपना अपना आप में पूरा सेंटेंस गलत है। यू कम देन आई विल गो, ठीक है, शैल के बाद गोइंग नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप में वर्ब भी गलत है। यू कम देन आई विल गो, ये भी अपने आप में रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है फाइंड आउट द करेक्ट टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इसमें हमने करेक्ट टेंस को लिखना है। ठीक है, कि करेक्ट टेंस कौन सा है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका करेक्ट इन किस टेंस का सेंटेंस है हमको ये बताना है। ओके, तो सेंटेंस है द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और उसके साथ वो सब टाइम भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर टाइम भी ज़रूर आएगा। अगर टाइम नहीं आएगा तो उस केस में कंटिन्यूअस में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाता है। एनीवेज, तो हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो ये नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड आता है यहाँ पे, ये नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी रॉन्ग है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये राइट है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 96, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ओके, अब 96 में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ताकि सेंटेंस को हम कंप्लीट कर सकें। ओके, सो न्यूटन डिस्कवर्ड दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने डिस्कवर किया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या करता है। ओके, अब डिस्कवर्ड है। ओके, अब आपको लगेगा कि हम यहाँ पे ये पास्ट में चला जाएगा, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ अभी मैंने बताया था। यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ही रखेंगे, बेसिकली प्रेजेंट टेंस में ही आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। मेक्स एप्पल्स फॉल, ओके, या फिर मेड ये नहीं आएगा। ठीक है, इज मेकिंग ये भी नहीं आएगा, वाज मेकिंग। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से मेक्स एप्पल्स फॉल, मेक्स एप्पल्स फॉल, ये आएगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द सेंटेंस। ठीक है,
सेंटेंस के लिए करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। ओके, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां बर्ड्स को रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम में क्या होता है? फिश रखते हैं। ओके, और यहाँ पे एपियरी में क्या रखते हैं? एपियरी में बीज रखते हैं, बीज। आर्काइव में आपने देखा होगा कि पुराने सामानों को रखते हैं, जो एंटिक पीसेज होते हैं उनको रखते हैं। एवेरी में ये है, एवेरी बर्ड्स के लिए। बर्ड्स कहाँ पर रखते हैं? एवेरी में रखते हैं। ओके, तो 97 का करेक्ट आंसर है बी। अब है 98, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक शब्द आपने देना है। ओके, तो ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद बॉडी का ऑपरेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? जिसको मेडिकल एग्जामिनेशन, बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए होता है। तो ऑबिचुरी नहीं होता, होमेज नहीं होता, मॉर्चुरी नहीं होता, मॉर्चुरी में डेड बॉडी को रखते हैं। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा पोस्ट मॉर्टम। ठीक है, पोस्ट मॉर्टम, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 99, गिव एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड देना है। अ शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल। ओके, शॉर्ट स्टोरी विद मॉरल को बोलते हैं फैबल। ठीक है, ये फैबल आता है। करेक्ट आंसर इसका फैबल है। ओके, एंड 100 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, ब्लैंक को भरने के लिए करेक्ट ऑप्शन चाहिए। इफ सुधीर to my advice, he would have been a doctor now। अब अगेन देखो, ये इमेजिनरी कंडीशन है। ये सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस हमने पहले भी सॉल्व किया है। he would have been a doctor। तो if यहाँ पे जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, यानी कि जिसको हम, यहाँ पे दो क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। ओके, सुधीर, इफ सुधीर, अब यहाँ पे लिसन नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैड लिसन। इफ सुधीर हैड लिसन टू माय एडवाइस ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर नाउ। अगर सुधीर ने मेरी बात सुनी होती तो वह डॉक्टर होता। इसी ये जो सेंस है, अगर उसने ऐसा किया होता तो वो ऐसा कर लेता या ऐसा होता। तो इस तरह से जो सेंस आता है उसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव बीन, वुड हैव या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ होता है। वुड प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। तो इस तरह से आज हमने बाकी पूरा ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके, कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत आपको समझ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं।